जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अपने लेक्चर्स वगैरह भी अटेंड कर रहे होंगे। तो हम आज का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर कल हम लोगों ने शो करवाया था कि जो क्लोज़ इंटरवल ए बी है वो आपके पास अनकाउंटेबल है। वहाँ पर हमने हवाला दिया था कि जो क्लोज़ इंटरवल ए बी है वो क्लोज़ इंटरवल 0-1 के इक्विवेलेंट है और क्लोज़ इंटरवल 0-1 जो है वो आपके पास डी न्यूमरेबल है, सॉरी नॉन डी न्यूमरेबल है। तो आज हम उस थ्योरम को यहाँ पर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं आपको इधर से एक्सप्लेन करूँगी, तो फिर आपने ये यहाँ से नोट कर लेना है। तो हमने शो करवाना है द यूनिट इंटरवल वो इंटरवल है जिसकी लेंथ 1 होगी। तो 0-1 इज़ नॉन डी न्यूमरेबल, ये हम लोगों ने यहाँ पर शो करवाना है। तो हमने शो करवाना है कि ये नॉन डी न्यूमरेबल है। हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि नहीं आपके पास डी न्यूमरेबल है। डी न्यूमरेबल है तो इसका मतलब है ये काउंटेबल है। काउंटेबल है तो हम हर एलिमेंट को लिस्ट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रेरी सपोज कर लिया कि ये जो क्लोज इंटरवल 0-1 है ये डी न्यूमरेबल है। दैन वी मे राइट एज कि हम इसके अंदर हर एलिमेंट को लिस्ट कर सकते हैं। वैसे तो एक इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, हम उसको लिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हमने कॉन्ट्रेरी सपोज किया हुआ कि ये डी न्यूमरेबल है, इसलिए हम हर पॉइंट को लिस्ट कर सकते हैं। अब इस इंटरवल में से मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ। वो पॉइंट कौन सा है? x1 के, वो इस क्लोज इंटरवल 0-1 को बिलोंग कर रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि इस इंटरवल को 3 सब इंटरवल्स में क्या कर दूँगी, डिवाइड करूँगी और इस तरह डिवाइड करूँगी कि सबकी लेंथ इक्वल रहेगी। तो मैं इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0-1 इंटू 3 इक्वल सब इंटरवल्स, लेंथ 0 से 1/3, 1/3 से 2/3, 2/3 से 1। अब देखिए लेंथ कैसे निकालते हैं, लास्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करें, 1/3 माइनस 0 1/3, इसको भी माइनस करेंगे 1/3 और इसको भी माइनस करेंगे तो 1/3, ईच ऑफ लेंथ 1/3, ठीक है। फिर हमारे पास जो x1 है, अब मे बी वो हमारे पास अब यहाँ पर मौजूद हो सकता है, मे भी वो आपके पास 0 और 1/3, मे भी वो 1/3 हो, ठीक है। तो इसका मतलब है वो इन दो के अंदर मौजूद होगा। मे भी वो 2/3 हो या इनके दरमियान में भी कोई हो। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट वो दो के अंदर तो आपके पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और एक के अंदर वो क्या होगा, लाजमी एब्सेंट होगा। तो हम यहाँ पर कह देंगे दैन x1 इज़ एलिमेंट ऑफ एट मोस्ट 2 ऑफ सब 3 सब इंटरवल्स, कि इन तीनों में से दो में तो मौजूद होगा, दैट इज़ x1 इज़ एब्सेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब इंटरवल। तो एक में वो लाजमी क्या होगा, एब्सेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं उसकी वैल्यू ले लेती हूँ 1/5, तो आपके पास इसके अंदर मौजूद 1/5 का आंसर निकालेंगे तो वो दो इंटरवल्स के अंदर मौजूद होगा और एक के अंदर लाजमी वो मौजूद नहीं होगा, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं कि वो जिसके अंदर मौजूद नहीं है वो क्या है, I1, और I1 के इक्वल हमने ले लिया है, जनरली ले रहे हैं A1 B1। फिर इसके अंदर अब x1 नहीं है। अब मैं इसमें x1 नहीं है तो इसके अंदर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, वो मैं ले लेती हूँ x2। फिर मैं क्या करूँगी, इसको भी तीन सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लूँगी और लेंथ उसकी बराबर रखूँगी। A1 से A1 प्लस 1/9, A1 प्लस 1/9 से A1 प्लस 2/9, फिर A1 प्लस 2/9 से B1, और हर किसी की लेंथ मैंने क्या रख दी है 1/9, और 1/9 को क्या लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। अब x2 भी इन दो में मौजूद होगा, लेकिन एक में क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो नाउ x2 इज़ एब्सेंट ऑफ एट मोस्ट ऑफ 2 सब इंटरवल्स। तो इन सब इंटरवल्स में से दो में मौजूद होगा, लेकिन एक में एब्सेंट होगा। जिसमें एब्सेंट होगा वो मैं ले लेती हूँ आपके पास कि वो क्या है, I2 किसकी इक्वल है, A2 B2। इसी तरह सिमिलरली इसके अंदर I2 के अंदर x2 नहीं होगा, फिर इसमें से x3 पॉइंट लूँगी, फिर वो आगे से I3 में नहीं होगा, अप टू सो ऑन करते करते लास्ट में पहुँच जाएंगे xn एंड अप टू सो ऑन। फिर क्लियरली क्या होगा कि सबसे बड़ा सेट I1 होगा, फिर I1 से I2 बनेगा, फिर I2 से I3, फिर I3 से I4 एंड अप टू सो ऑन। तो I1 सुपर होगा, I2 उसका सबसेट होगा, फिर I3 अप टू सो ऑन। ये आपके पास ये इस तरह बनती जाएगी, सच दैट कि xn in को बिलोंग नहीं करेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब x1 I1 में नहीं होगा, x2 I2 में नहीं होगा, x3 I3 में नहीं होगा एंड अप टू सो ऑन। फिर यहाँ पर हमने एक थ्योरम का इस्तेमाल किया है, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम में आपके पास एक क्या होता है कि नेस्टेड सीक्वेंस होती है। मतलब कि जैसे हम ले लेते हैं A1 सब सुपर सेट है, A2 का A2 सुपर सेट होगा A3 का, और उनका जो अगर ये कंडीशन होल्ड करे तो उस केस में हमारे पास जो उनका इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है, ठीक है। तो पहले तो ये 6 सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी ये जस्ट मैं इसका हवाला ही बता रही हूँ और मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी है। तो अगर इस तरह की कंडीशन होल्ड करें तो ये जो तमाम आपके पास नेस्टेड सीक्वेंस बनती है, इसका जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है। नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट तो मौजूद होगा, तभी वो खाली सेट नहीं आ रहा। तो हम ले लेते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है, y है। अब इंटरसेक्शन को बिलोंग करें तो फिर यहाँ से आपके पास क्या बनेगा कि अगर y इंटरसेक्शन को बिलोंग करे, इसका मतलब है वो सब सेट को बिलोंग कर रहा होगा, मतलब I1 I2 I3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर फिर क्या बनेगा कि
वाई बिलोंग करेगा आई एन को, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट अब ये जितने भी मैंने सेट्स बनाया ये तो सबसेट बनेंगे क्लोज इंटरवल 0-1 के, क्योंकि हमने ये वहाँ से इसको पिक किया है। तो फिर इसका मतलब है कि आई एन जो है वो क्लोज सबसेट है किसका, क्लोज इंटरवल ऑफ 0-1 का। और वाई किसको बिलोंग करे, आई एन को, आई एन इसका सबसेट है, तो उसका मतलब है सबसेट के पास है तो सब सुपर सेट के साथ भी मौजूद होगा। हम लेट कर लेते हैं कि वाई की कैसी फॉर्म है। वाई की फॉर्म है कि वाई इक्वल है एक्स एम के फॉर सम एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट अब देखें जो भी I1 I2 I3 वो क्लोज इंटरवल 0-1 का सबसेट होंगे, बट एक्स एम जो है वो आई एम को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा हुआ है कि वो उसको बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या बन गया कि ये क्लोज इंटरवल 0-1 को भी बिलोंग नहीं करेगा। फिर यहाँ से क्या बनेगा कि अगर ये क्लोज इंटरवल 0-1 को बिलोंग नहीं कर रहा, यहाँ पर हमने कहा है कि ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो फिर यहाँ से हमारे पास बनेगा ये वाई इस क्लोज इंटरवल 0-1 को क्यों बिलोंग कर रहा था, क्योंकि वाई आई एन को बिलोंग कर रहा था। लेकिन यहाँ से हमने क्या कहा है कि एक्स एम इसको बिलोंग नहीं कर रहा, एक्स एम किसकी इक्वल था, वाई के। इसका मतलब है वो क्लोज इंटरवल 0-1 को बिलोंग नहीं कर रहा। क्लोज इंटरवल 0-1 को बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब है वो आई एन को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने तो कहा था कि वो उसके तमाम आई एन के पास है, तो फिर यहाँ सबके पास क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब है जो हम लोगों ने सपोज़ किया था वो सपोज़ ही गलत किया हुआ था। तो फिर हमारी सपोजिशन क्या थी कि क्लोज इंटरवल 0-1 आपके पास क्या है, डी न्यूमरेबल है, वो गलत है। तो फिर क्लोज इंटरवल 0-1 क्या बन गया है, नॉन डी न्यूमरेबल। ठीक है, अभी ये मैं यहाँ नोट्स इसीलिए करवा रही हूँ ताकि हम लोग जल्दी से इस ये जो सिलेबस ये जो चैप्टर है इसको कवर आउट कर सकें, क्योंकि अब तो अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह ऑन टू 1-to-1 हम लोगों ने प्रूव कराना है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमने प्रूव करवाना है, प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ नॉन डी न्यूमरेबल। जो रियल नंबर्स का सेट है वो आपके पास क्या होता है, नॉन डी न्यूमरेबल। नॉन डी न्यूमरेबल मतलब वो इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल सेट है। तो हमने अभी थ्योरम प्रूव किया कि जो क्लोज इंटरवल 0-1 है वो नॉन डी न्यूमरेबल है, नॉन डी न्यूमरेबल है। एंड आल्सो पहले हम लोगों ने स्टार्ट में इंटरवल्स को इक्विवेलेंट आपस में शो करवाया हुआ है, चाहे वो ओपन इंटरवल है, चाहे वो क्लोज इंटरवल है, चाहे वो ओपन क्लोज इंटरवल है, सारे इंटरवल्स आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो -π/2 से π/2 जो है वो इक्विवेलेंट होगा क्लोज इंटरवल 0-1 के। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है तो जो इसका रिलेशन है वो इसका रिलेशन होगा। ये नॉन डी न्यूमरेबल है तो ये भी क्या बनेगा, नॉन डी न्यूमरेबल बनेगा। अब हमने शो करवाना है कि जो आर है वो नॉन डी न्यूमरेबल है, फिर हम शो करा देंगे कि ये भी नॉन डी न्यूमरेबल है। अगर आर को इक्विवेलेंट इसके शो करा दें तो आर फिर क्या बन जाएगा, नॉन डी न्यूमरेबल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करेंगे -π/2 से π/2 से r तक। किस तरह के हम इस इंटरवल में से एक पॉइंट लेंगे x, और बदले में हमें टेंजेंट x जो है वो एक रियल नंबर आंसर करेगा। ठीक है, आपको पता है कि टेंजेंट 90 पे आपके पास अनडिफाइन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर जो पॉइंट्स लिए हैं वो -90 से 90 के दरमियान में, और टेंजेंट x हमें एक रियल आंसर देगा। ठीक है, अब हमें शो करवाना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट के लिए मैंने शो करवाना है कि ये बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर शो करवाएंगे कि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव। तो हम यहाँ पर 1-to-1 के लिए दोनों के एलिमेंट्स जो हैं, इमेजेस जो हैं वो बराबर रख लेंगे, और एक्स वाई डोमेन के पॉइंट्स को बिलोंग कर रहा होगा, और फिर f(x) इक्वल होगा f(y) के। तो बाय डेफिनेशन ये टेंजेंट x और टेंजेंट y दोनों साइड पे टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करेंगे तो इक्वल आ जाएगा x = y। इसका मतलब क्या बनेगा कि फ़ंक्शन आपके पास क्या बन चुका है, 1-to-1। अब हमने ऑन टू शो करवाना है, तो इसका मतलब है जब देखें टेंजेंट 45 है या टेंजेंट 60 है या टेंजेंट 30 है, टेंजेंट 20 है, तो वो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो एक स्पेसिफिक कोई भी उस इंटरवल में से पॉइंट पे पुट करने से आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब है जब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 सच दैट। अब हमारे पास क्या था, डोमेन थी -π/2 से π/2, और रेंज क्या थी, रियल नंबर। रियल नंबर कैसे आ रहा था, जब टेंजेंट x आ रहा था, मतलब ठीक है ये हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर आ रहा था। अब ये रियल नंबर तभी आएगा जब इसमें से कोई उसके लिए एग्जैक्टली कोई पॉइंट पुट किया जाएगा उस इंटरवल में से। तो इसका मतलब है हर जो एलिमेंट सेकंड सेट का एलिमेंट है उसका प्री इमेज आपके पास मौजूद होगा। प्री इमेज मौजूद होगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन टू भी है, 1-to-1 भी है, तो इसका मतलब है फंक्शन क्या बन चुका है, बाइजेक्टिव। तो दोनों सेट इक्विवेलेंट है। ये आपके पास नॉन डी न्यूमरेबल है, तो और भी आपके पास क्या बन जाएगा, नॉन डी न्यूमरेबल। और यही हम लोगों ने क्या करना था, शो करवाना था। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना है। नेक्स्ट आपके पास है प्रूव दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डी न्यूमरेबल। हमने शो करवाना है कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो आपके पास डी न्यूमरेबल होने चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो भी आपके पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो को हम किसी भी मतलब p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3 एंड अप टू सो ऑन, क्योंकि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं।
तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले रैशनल नंबर कैसे ले लिया कि पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर्स का यूनियन ले लिया, ठीक है। वेयर क्यू पॉजिटिव इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड क्यू नेगेटिव इज़ द सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर। फर्स्ट वी शो दैट कि जो क्यू पॉजिटिव है वो डी न्यूमरेबल है। क्यू पॉजिटिव के अंदर सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे, तो हमने ले लिया कि एज़ वी नो दैट क्यू पॉजिटिव के अंदर वो रैशनल नंबर हैं जो पी बाई क्यू की रैशनल नंबर, वो नंबर्स हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म है और पी क्यू की से बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को। मतलब यहाँ पर अभी हम लोगों ने ज़ीरो शामिल नहीं किया, ठीक है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन में क्या होता है, इंटीजर्स को भी बिलोंग कर होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने पॉजिटिव उठाया तो इसलिए मैंने नेचुरल नंबर ले लिया। अब नेचुरल नंबर जो आपके पास होता है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब मैंने शो करवाना है कि ये डी न्यूमरेबल है, मतलब मुझे शो करवाना पड़ेगा कि ये एन के क्या आना चाहिए, इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो मैं इसको शो कराऊंगी कि ये एन क्रॉस एन के डी न्यूमरेबल है, सॉरी इक्विवेलेंट है। तो एन क्रॉस एन जो होगा वो एन के डी इक्विवेलेंट होगा, तो वहाँ से रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं फंक्शन यहाँ से डिफाइन कर देती हूँ सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर से एन क्रॉस एन की तरफ, कि मैं यहाँ पर बदले में एक रैशनल नंबर दूंगी तो बदले में मुझे उसका पेयर मिल जाएगा, क्योंकि एन क्रॉस एन में पेयर्स होंगे ना, तो पी क्यू मिल जाएगा। अब मैंने शो करवाना है कि ये बाइजेक्टिव है, दो इमेजेस बराबर रखें और ये जो एलिमेंट्स लिए हैं ये इन डोमेन को बिलोंग करें क्यू पॉजिटिव को। बाय डेफिनेशन ऑर्डर पेयर मिल जाएगा पी की और इसका क्या आ जाएगा एम एन, दोनों आपस में बराबर हैं। फर्स्ट वाला फर्स्ट की इक्वल आएगा, सेकंड वाला सेकंड की इक्वल आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर पी बाई क्यू लिया ना, तो पी की जगह एम पुट कर दूँ, क्यू की जगह एन पुट कर दूँ, तो दोनों नंबर्स आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से फिर आपके पास क्या बना कि पी बाई क्यू और एम बाई एन आपस में इक्वल आ गए। इमेजेस बराबर लिए थे तो एलिमेंट्स भी क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए। नेक्स्ट आपके पास आन टू, तो देखिए हर पेयर तभी आएगा जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं एक रैशनल नंबर ले लेती हूँ 2/3, तो देखिए ये तब भी मतलब कि अगर मेरे पास ऑर्डर पेयर में 2 3 आ रहा है तो इसका मतलब है इसके लिए वो रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब कि उसका प्री इमेज आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी ये मेरे पास ऑर्डर पेयर मुझे मिला होगा। तो फॉर एनी पी क्यू बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन देयर एग्जिस्ट पी बाई क्यू विच इज़ अ रैशनल नंबर सच दैट कि मैं उसके अंदर पुट करूँगी तो मुझे ये ऑर्डर पेयर मिलेगा। ये 1 to 1 भी है, आन टू भी है, तो फंक्शन क्या बन गया, बाइजेक्टिव बन गया। तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट आ गए। अब क्यू पॉजिटिव इक्विवेलेंट आ गया एन क्रॉस एन के, लेकिन एन क्रॉस एन इक्विवेलेंट था एन के, तो फिर यहाँ से क्या रिलेशन बना आपके पास कि जो क्यू पॉजिटिव है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से एन के भी इक्विवेलेंट आ गया। तो क्यू पॉजिटिव क्या बन गया, डी न्यूमरेबल, ठीक है। अब मैंने शो करवाना है कि जो क्यू नेगेटिव है वो भी डी न्यूमरेबल होना चाहिए, तो मैं इधर से इनकी मैपिंग शो कराऊंगी कि अब क्यू पॉजिटिव डी न्यूमरेबल है ना। अब मैं इसको शो करवाऊंगी कि ये क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव आपस में इक्विवेलेंट आने चाहिए। ये डी न्यूमरेबल है, अगर दोनों को इक्विवेलेंट शो करा दूंगी तो ये भी डी न्यूमरेबल बन जाएगा। अब यहाँ से मैंने किस तरह इसको मैपिंग डिफाइन की कि मैं एक रैशनल नंबर दूंगी तो बदले में मुझे एक नेगेटिव रैशनल नंबर उसका मिलेगा आंसर में। तो सिंस एवरी रैशनल नंबर हैज़ एडिटिव इनवर्स एंड वाइस वर्सा, हर रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे 1/2 का रैशनल नेगेटिव रैशनल नंबर होगा -1/2, ठीक है। -2/3 का क्या होगा 3/2, 10/4 का क्या होगा -10/4। अगर -10/4 की बात करूँगी तो वो क्या बनेगा 10/4, मतलब हर पॉजिटिव रैशनल नंबर का नेगेटिव रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है इसका एडिटिव इनवर्स मौजूद है, तो हर एक के लिए उसका जो फंक्शन, हर एक जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा उसका नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका एक ही इमेज होगा तो वो 1 to 1 बनेगा। फिर हर नेगेटिव के लिए एक ही पॉजिटिव नंबर होगा तो वो भी क्या बन जाएगा 1 to 1 ऑन टू भी बन जाएगा। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि उसका एडिटिव इनवर्स है एंड वाइस वर्सा। अगर पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स है तो नेगेटिव वाला उसका भी एडिटिव इनवर्स, सिंपल सैम्पल चेंज हो जाता है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। तो ऑन टू भी है और 1 to 1 टू भी है, तो फंक्शन क्या बन गया बाइजेक्टिव। तो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट। अब यहाँ से क्या बना है कि क्यू पॉजिटिव जो था वो एन के इक्विवेलेंट था, तो क्यू पॉजिटिव अगर एन की इक्विवेलेंट है तो बाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्यू नेगेटिव भी एन के क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट। तो क्यू नेगेटिव भी क्या बन गया डी न्यूमरेबल। अब दो क्यू हमने लिया था कि वो क्यू पॉजिटिव यूनियन क्यू नेगेटिव की इक्वल है, लेकिन जीरो भी तो रैशनल नंबर है, हमने जीरो को तो शामिल नहीं किया था। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि अगर आपके पास एक डी न्यूमरेबल चीज़ है उसके अंदर एक फाइनाइट चीज़ को ऐड कर दें तो तब भी वो क्या रहेगी डी न्यूमरेबल रहेगी। तो यहाँ पर क्यू कैसे लिखा, क्यू पॉजिटिव यूनियन क्यू नेगेटिव यूनियन जीरो को शामिल कर दिया। हमने शो करवाया था कि ये यूनियन होता है काउंटेबल सेट्स का, वो काउंटेबल होता है मतलब डी न्यूमरेबल होता है, और डी न्यूमरेबल सेट्स वो भी होते हैं जो फाइनाइट होते हैं। तो देखिए जीरो फाइनाइट है, तो जब मैं इसके साथ यूनियन लूँगी तो ये क्या बन जाएगा काउंटेबल बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा डी न्यूमरेबल बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आए तो फिर आपने पूछ लेना।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कॉर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर आपके पास बेसिकली रिप्रेजेंट, वैसे छोटी क्लासेस छोटे लेवल की बात की जाए तो कॉर्डिनल नंबर रिप्रेजेंट करता है कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स की तादाद है। ठीक है, यहाँ पर हम ज़रा इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे तो यही है कि कॉर्डिनल नंबर वो नंबर होता है जिसके एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स की तादाद है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या है कि लेट कैपिटल ए बी ए सेट देन कलेक्शन ऑफ ऑल दो सेट्स व्हिच आर इक्विवेलेंट टू ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। एक सेट ले रही हूँ, उसके इक्विवेलेंट जितने भी सेट होंगे उनको जब एक कलेक्शन बना लूँगी, ठीक है, वो कौन सी क्लास बन जाएगी, इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी। फॉर एग्जांपल एक मैंने सेट ले लिया सिंगल्टन वन। अब जितने भी सिंगल्टन वाले सेट हैं, जैसे 1 2 3 4, जितने भी सिंगल्टन्स वाले सेट ले लूँगी। सिंगल्टन सेट कौन से सेट्स हैं जिनके अंदर एक एलिमेंट होता है, तो जितने भी एलिमेंट ले लूँगी जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो वो इसके क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर फिर इसकी इक्विवेलेंस क्लास लिखी हुई है क्योंकि ये सारे सेट इसके इक्विवेलेंट है, तो इसलिए ये आपके पास कौन सी क्लास बन गई है, इक्विवेलेंस क्लास। इफ़ अ सेट A contains n elements then equivalence class of A is denoted by n। वो कह रहा है कि अगर A के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करेंगे स्मॉल n से। अब यहाँ पर इसके कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करेंगे 1 से। तो फॉर एग्जांपल इफ A is equals to सिंगल्टन 1 देन सिंस A contains only 1 एलिमेंट सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A is denoted by 1। अगर 2 होते तो 2 से रिप्रेजेंट करती, 3 होते तो 3 से रिप्रेजेंट करती। तो इक्विवेलेंस क्लास में कैसे एलिमेंट आ गए, सिंगल्टन 1 सिंगल्टन 2 सिंगल्टन 3 सिंगल्टन 4 एम टू सो ऑन, जितने सिंगल्टन हो सकते हैं वो इसके इक्विवेलेंट होंगे, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी। और इसको लिखा जा सकता है कि सिंगल्टन एक्स और ये तमाम एक्स इसको बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स को। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया इक्विवेलेंस क्लास की। नेक्स्ट आपके पास है कॉर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर क्या है, लेट कैपिटल ए बी एनी सेट एंड अल्फा इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए देन कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय हैश ऑफ ए और मॉड ऑफ ए और इज़ गिवन एज हैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा और मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। मतलब ये कॉर्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के दोनों तरीके हैं। तो वो कह रहा है कि कॉर्डिनल नंबर क्या है, देन कि आपके पास जो उसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी वो सिंपली उसका क्या होगा, कॉर्डिनल नंबर होगा। अब देखिए जो सेट्स हम लोग ले रहे होंगे उसकी भी दो तरह की टाइप्स आ जाएंगी। यहाँ तो वो फाइनाइट होंगे या फिर इनफाइनाइट होंगे, और इनफाइनाइट में भी दो तरह के केसेस आ जाएंगे, यहाँ तो वो डी न्यूमरेबल होंगे या फिर वो नॉन डी न्यूमरेबल होंगे। तो कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट, तो फाइनाइट होंगे तो सिंपल उनकी तादाद को लिख देंगे कि 1 2 3 जो भी आपके पास है। ठीक है, जैसे एक इसकी अब जो अगर हम कार्डिनल नंबर की बात करें तो वो 1 आएगा क्योंकि इसके अंदर एक ही सेट मौजूद है। तो अब हमारे पास फाइनाइट सेट्स में दो तरह के सेट्स आ गए हैं, एक डी न्यूमरेबल सेट और एक नॉन डी न्यूमरेबल सेट। तो द कार्डिनल नंबर ऑफ एन इनफाइनाइट डी न्यूमरेबल सेट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा ORR अल्फ़ा नल। ठीक है, ये जो साइन लिखा हुआ है ना इस तरह एक्स करके यूँ स्टाइलिश सा, इसको कब कहा जाता है, अल्फ़ा नल। तो वो कह रहा है कि जो इनफाइनाइट डी न्यूमरेबल सेट्स हैं वो उनका जो कार्डिनल नंबर है उसको डिनोट करेंगे अल्फ़ा से, और जो नॉन डी न्यूमरेबल सेट्स हैं द कार्डिनल नंबर ऑफ एन इनफाइनाइट नॉन डी न्यूमरेबल सेट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल सी। तो जो नॉन डी न्यूमरेबल सेट होंगे उनके कार्डिनल नंबर को हम लोग सी से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास कार्डिनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो कह रहा है। तो यहाँ पर लेट ए एंड बी बी टू सम के बारे में बात कर रहा है। तो एक दो सेट्स ले लिए हैं, डिसजॉइंट नहीं है कि जो ए का कार्डिनल नंबर है वो पी और बी का जो कार्डिनल नंबर है वो क्यू है। डिसजॉइंट का क्या मतलब है कि दोनों सेट्स जो हैं वो डिफरेंट है। देन सम ऑफ पी एंड क्यू इज़ गिवन है। इनका कार्डिनल नंबर का सम कैसे निकालना है कि उन दोनों सेट्स का यूनियन ले लेना है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होगा कार्डिनल ऑफ ए एंड प्लस कार्डिनल ऑफ बी। तो इसका कार्डिनल पी था और इसका कार्डिनल क्या था, क्यू था। एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखी हुई है कि ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट्स है 4 5। मैं इनका यूनियन ले लेती हूँ, यूनियन के अंदर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है तो इसकी कार्डिनलिटी 5। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे 3, तो इसकी कार्डिनलिटी 3। इसकी कार्डिनलिटी के अंदर कितनी आ जाएगी 2। अब दोनों की कार्डिनलिटी को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 + 2 5। तो इसका मतलब है यूनियन और जो इंडिविजुअल उसकी कार्डिनलिटी को ऐड किया तो वो हमारे पास इक्वल आ गया, जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ टू कार्डिनल नंबर। तो लेट ए एंड बी बी टू एनी सेट सच दैट कि ए की कार्डिनलिटी पी है, बी की कार्डिनलिटी क्यू है, देन प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल नंबर्स पी एंड क्यू इज़ गिवन एज। अब इनकी कार्डिनलिटी कैसे आएगी, हमने दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, वो इक्वल आएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ए की कार्डिनलिटी को पी बोला हुआ है और बी की कार्डिनलिटी को क्यू बोला हुआ है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। पहले ए सेट्स के हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ए के अंदर एलिमेंट्स ले लिया 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट्स ले लिया 4 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आएगा, पहले 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो कितने एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6। तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी आ गई है 3। फिर ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 3 एलिमेंट्स है, बी की कार्डिनलिटी 2 एलिमेंट्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा 3
टू ज़ा 6। तो देखिए फिर दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल आ चुकी है। और अगर हमने दो नंबर्स को कार्डिनल नंबर्स का प्रोडक्ट निकाला तो हमें इन दोनों सेट्स का क्या लेना पड़ेगा, कार्टिजन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक कुछ रिमार्क्स लिखे हुए हैं। वो रिमार्क्स क्या हैं, लेट ए एंड बी यानी टू सेट्स सच दैट कि ए की कार्डिनलिटी पी है, बी की कार्डिनलिटी क्यू है। देन अब ये दोनों कार्डिनलिटीज़ आपस में इक्वल कब आएंगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्विवेलेंट टू बी। अगर दो सेट्स आपस में इक्विवेलेंट है तो उनकी कार्डिनलिटी आपस में बराबर होगी, और अगर दो सेट्स के कार्डिनल नंबर आपस में बराबर हैं तो वो दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। क्योंकि इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि उनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम है। तो एलिमेंट्स की तादाद सेम है तो इसका मतलब उनकी कार्डिनलिटी क्या आएगी, सेम आएगी। सेकेंड रिमार्क में कह रहा है कि ए की कार्डिनलिटी ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से लेस होगी, मतलब पी लेस देन की होगा, इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सबसेट सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी सच दैट ए इक्विवेलेंट टू सी एंड सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब ए की कार्डिनलिटी बी से तब लेस होगी जब आपके पास सी का एक ऐसा सबसेट होगा जो ए के इक्विवेलेंट आ जाएगा। मतलब इसको समझाने का, आप कैसे समझाऊं, या आप देखिए कि आपके पास एक सेट है ए और यहाँ पर एक सेट है बी। ठीक है, बी का एक सबसेट है, ए जो है वो उसके इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है बी आपके पास बड़ा सेट होगा, तो इसका मतलब है फिर ए की कार्डिनलिटी उसके सबसेट की इक्वल आ जाएगी। तो इस केस में जो बी की कार्डिनलिटी होगी वो उससे ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ वो बता रहा है। और नेक्स्ट, अगर लेस इक्वल का रिलेशन है तो इसका मतलब है उन दोनों सेट्स के दरमियान आपके पास 1-to-1 मैपिंग क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये आपने रिमार्क याद करना है क्योंकि आगे हमने इसको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक छोटा सा थ्योरम कराने लगी हूँ। वो थ्योरम क्या है, फॉर एनी कार्डिनल इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर अल्फ़ा शो दैट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। कि अल्फ़ा में अल्फ़ा को ऐड करें तो आंसर अल्फ़ा ही आएगा। तो इसके लिए हमने एक पॉजिटिव इवन नंबर्स का सेट उठा लिया, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, और एक हम लोगों ने पॉजिटिव ऑड नंबर का सेट उठा लिया, 1 3 5 अप टू सो ऑन। अब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कैसे आएगा, जब हम दोनों का सेट्स का यूनियन लूँगी। और यूनियन के लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि दोनों सेट्स आपके पास क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, डिसजॉइंट होने चाहिए। इवन नंबर और आर नंबर का इंटरसेक्शन होगा वो खाली सेट होगा, और दोनों ये क्या है, नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है। दैन एज वी नो दैट दोनों नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है, ये हम लोगों ने प्रूव करवाया हुआ है। अगर दोनों इक्विवेलेंट है तो उनकी कार्डिनलिटी आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। एंड डी न्यूमरेबल सेट है, और डी न्यूमरेबल सेट की कार्डिनलिटी हमने पढ़ी है कि वो क्या होगी, अल्फ़ा होगी। इसकी भी अल्फ़ा आ जाएगी, इसकी भी अल्फ़ा आ जाएगी। नाउ इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो खाली सेट आएगा। अब मुझे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा पे जाना है, मतलब इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। यूनियन लूँगी तो इन दोनों की कार्डिनलिटी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी इक्वल होगी ए कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, जो अभी यहाँ पर हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है। इसकी कार्डिनलिटी अल्फ़ा, इसकी कार्डिनलिटी भी अल्फ़ा है। अब हम ई और ओ का यूनियन ले लेंगे, इवन नंबर और ऑड नंबर, तो नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। तो अब ये दोनों बराबर आ गए, तो दोनों की कार्डिनलिटी भी बराबर होगी। एन की कार्डिनलिटी अल्फ़ा है, तो दोनों देखें, दोनों की लेफ़्ट साइड पे ई यूनियन ओ की कार्डिनलिटी है, तो राइट लेफ़्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा किसकी इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा के। ठीक है, तो ये आपने लेक्चर नोट डाउन कर लेना है, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आपने मेरे से पूछ लेनी है। बाकी फिर इंशाल्लाह ईद के बाद बात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।